माँ की तबीयत की खबर सुनकर चारों भाई तुरंत गांव पहुंच गए। वो तो हरी काका ने उन लोगों को फ़ोन कर दिया, वरना माँ तो खबर भी नहीं भेजती। सारे लोग माँ के पलंग पर घेरा बनाए बैठे थे। माँ हरी काका पर भनभना रही थी। पागल है ये हरिया, जरा चक्कर आ गए तो शहर खबर कर दी। अरे बच्चे काम धंधा छोड़कर भागते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। छुटकू सोमेश बोला, यही तो हम कह रहे हैं अम्मा, हमारे साथ चलो, फिक्र रहती है तुम्हारी। चारों बेटों के होते यहाँ अकेली रहती हो, हमारा भी तो बेटे होने के नाते हक बनता है तुम पर। बड़के के ब्याह में छुटकू मात्र 2 साल का था। तीनों लड़कों के होने के काफ़ी समय बाद लड़की की आस में आखिरी दांव लगाया अम्मा बाबा ने, पर लड़का ही हुआ। आज भी बड़के भैया की 1.5 साल की देवती है और छुटकू की पत्नी पहली बार गर्भवती है। चारों लड़के खूब पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी पर हैं और जब से बाबा गुजरे हैं अम्मा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लखन की बहू पड़ोसन भी कल यही समझा रही थी कि अम्मा आओ कुछ दिन शहर में। आज बच्चे इतना कह रहे हैं, फिर कल को कहना भी छोड़ देंगे। अम्मा ने अपने मन की शंका बांटी। मैं बंद के ना रह पाऊंगी एक जगह, और फिर तुम लोग मेरा 3-3 महीने का टाइम बांधोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। राकेश ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। अम्मा, तेरा जहाँ जितना मन हो रहना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तेरे संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हैं जो तेरा हम बंटवारा करने लगें। अम्मा ने भी मन बना लिया। ठीक है, तो मैं सबके घर अपने मन से रहूँगी। जितने दिन मन लगेगा ठीक है, फिर अपने गांव वापस आ जाऊँगी। विष्णु, तीसरे नंबर का बेटा, ने कहा कि अम्मा इतना राजी हुई हैं, बहस मत करो। एक बार चलेंगी तो इतने प्यार से रखेंगे कि वापस आ ही नहीं पाएंगी। सब राजी खुशी साथ में शहर चल दिए। घर संभला रहे सो चाबी हरी काका को थमा दी। सबसे पहले रतन उर्फ बड़के के घर रुक गई अम्मा। रतन की लड़की भी आई हुई थी, सो पोती और पड़पोती के मुंह में वहीं डेरा जमाया। सरकारी वकील था रतन, तो कई नौकर चाकर घूमते रहते। अम्मा सारा दिन पड़पोती को लाड़ करती, उसके आगे पीछे घूमती रहती। कभी अपनी थाली में उसे खाना खिलाया तो कभी अपनी चाय में ही बिस्कुट डुबोकर उसके मुंह में रख दिया। जब परी थक कर सोने को मचलने लगती तो अम्मा उंगली पकड़ उसे बड़ी बहू के कमरे में ले जा रही थी कि अंदर से आ रही आवाज़ से पैर दरवाजे पर ही थम गए। मम्मी, अम्मा ने अपना झूठा खाना खिला दिया परी को, और चाय बिस्किट। सीरियसली मम्मी, इतने छोटे बच्चे को चाय कौन देता है? वैसे भी उसका शुगर और स्टार्च फूड बंद है, डॉक्टर ने मना किया है देने से। लाडो बड़ी बहू को डांट रही थी। बड़ी बहू बोली, लाडो ऐसे नहीं कहते बेटा, तू शुरू से ही अम्मा के कप से ही चाय बिस्किट खाती थी, पर परी को अपने साथ खिलाकर वो तेरा बचपन दोबारा जी रही हैं। बहू अम्मा का पक्ष बेटी को समझा रही थी। ओहो मम्मी, तब बात और थी, अब हम उसे पूरी डाइट प्लान के हिसाब से देते हैं जिससे ये फिट और हेल्दी रहे। लाडो ने मम्मी का मुंह बंद कर दिया। अम्मा का दिल टूट गया था। उसके बाद वो कुछ दिन बड़के के घर में रुकी, जरूर पर थोड़ा सिमट सी गई। बड़ी बहू ने खूब जतन किए अम्मा हंसे बोलें, पर अम्मा को दिखावा करना कभी नहीं आया। कुछ कारण बताया तो नहीं बहू को, पर मुरझा गई अम्मा। फिर एक रविवार को राकेश मिलने आया तो अम्मा उसके साथ ही चल पड़ी। राकेश भी बड़ी सरकारी नौकरी में था। कोठी मिली हुई थी उसे रहने के लिए, 2 रसोइये, 4 नौकर, ऊपर का काम करने को और गाड़ी चलाने को एक आदमी अलग। गाड़ी भी सरकारी। अम्मा को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके लड़के इतने रौब से शहर में रह रहे हैं। राकेश के 2 लड़के थे, सुबह शाम अम्मा के पैर छूते, पर अम्मा अभी लाडो वाली बात से उबर नहीं पाई थी। थोड़ा कम ही घुली मिली वो बच्चों से। अम्मा मन लगाने की कोशिश करने लगी। एक सुबह बगीचे में काम कर रहे मनोज के पास पहुंच गई अम्मा। जाकर उसे बताया कि पौधे कैसे संभाले जाते हैं। उसके हाथ से खुरपी लेकर उन्होंने ही कई क्यारियां संभाल दी। तभी राकेश और मंजू बहू वहीं आ गए। पीछे पीछे नौकर मेज और कुर्सी नाश्ता लेकर आ रहे थे। अम्मा भी हाथ धोकर वहीं बैठ गईं। अम्मा, क्या ज़रूरत थी मनोज के साथ क्यारियां संभालने की? बस बता देती, यही काफ़ी था। तुम बहुत बड़े अफसर की माँ हो, ऐसे नौकरों के साथ तुम काम करो, शोभा नहीं देता। राकेश ने समझाया बहुत प्यार से, पर अम्मा को बुरा लगा। क्यों, मैं गांव में भी तो हरिया के साथ सारा काम करती ही थी, यहाँ भी कर दूं तो कोई अनर्थ ना हो जाएगा? अम्मा ने जिरह की। अम्मा से तो कुछ नहीं कहा, पर मनोज को आदेश दे दिया राकेश ने। देखो, अपना काम ढंग से करो और नर्सरी से बढ़िया पौधे लाकर लगाओ। अम्मा की पसंद पूछ लेना क्या लगवाना है। ढंग से काम करना जिससे अम्मा को दोबारा ना करना पड़े। अम्मा का मन हुआ कि अभी के अभी गाँव लौट जाए, पर बाकी दोनों लड़कों को क्या जवाब देती, सो चुप लगाकर विष्णु के आने का इंतजार करने लगी। जब तक विष्णु आया अम्मा तो गम खाई सी कमज़ोर होने लगी। वैसे तो अम्मा भरे शरीर की थी, पर अब घटने लगी। राकेश और मंजू पूछ पूछ कर हार गए, पर अम्मा कुछ नहीं कहकर टाल गईं।
विष्णु ने जब साथ चलने को कहा तो अम्मा ने गांव जाने की इच्छा जता दी। सकपका गए राकेश और विष्णु। फिर अम्मा को समझाया कि थोड़े दिन विष्णु और सोमेश के साथ रह लें, फिर गांव छोड़ आएंगे। अम्मा अनमनी सी विष्णु के घर पहुंच गईं। वहां भी पैसे और नौकरों की कोई कमी नहीं थी, पर अम्मा वहां भी ज़्यादा घुली मिली नहीं। विष्णु के बच्चे और लता बहू अम्मा को हाथों हाथ रख रहे थे। दोनों टाइम का खाना अम्मा की पसंद पूछकर ही बनता। एक दिन विष्णु के पसंद की उड़द की दाल बनाई रसोई में संभालने वाली गंगा ने। लता और बच्चे बहुत तारीफ कर करके खा रहे थे, पर विष्णु और अम्मा चुप ही थे। लता ने विष्णु को उलाहना दिया कि आपको पसंद नहीं आई क्या, कुछ कहो तो। विष्णु ने मुंह बना दिया, इसे खा के तुम लोग दीवाने हुए जा रहे हो। अम्मा के हाथ की खा लोगे तो जीवन भर स्वाद नहीं भूलोगे। अम्मा की छाती गर्व से फूल गई। विष्णु अपनी धुन में बोले जा रहा था। अम्मा के हाथ की रोटी, सरसों का साग, पतीले की दाल, तरह तरह के साग और पानी की रोटी, सबका स्वाद आज भी मन में बसा हुआ है। अब इस खाने में वो स्वाद कहाँ जो अम्मा तुम्हारे हाथ में था। अम्मा की आंखें भीग गईं। विशु, ऐसी क्या बात है, तुझे जो खाना हो मैं आज शाम को ही बना दूंगी। लता फौरन बोल पड़ी, अम्मा ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, आप आराम करो, खाना तो गंगा भी ठीक ही बनाती है। अम्मा बोली, आराम कर कर के मैं थक गई हूँ, आज जो कहे बना दूंगी ना, बच्चे भी चख लेंगे अम्मा के हाथ का खाना। विष्णु ने अम्मा को समझाया, अरे अम्मा खामा परेशान मत हो, आज शाम को तो वैसे भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहे हैं और लता की किटी है, तो हम दोनों भी डिनर करके ही लौटेंगे। अब बची तुम और स्टाफ, जो मन हो सो कहकर बनवा लेना। अम्मा का तो मुंह से खाना निगलना मुश्किल पड़ गया। उसे घर में अकेला छोड़कर सब घूमने चले जाएंगे। नए नौकरों के बीच वो अकेली कैसे रहेगी, सोचकर खाना मुश्किल से निकला। फिर तो रोज का यही हाल था विष्णु के घर में। शाम होते ही सब अपने अपने दोस्तों की महफिल सजा लेते। कभी कभी घर में भी पार्टी रखी जाती, वो भी बिना कारण के। अम्मा को तो फिजूल खर्ची लगती, पर कहती कुछ भी नहीं थी। शहरी सभ्यता से अम्मा का ऐसा मन उछटा कि गांव जाने की रट लगा बैठी। सोमेश को पता चला तो भागा चला आया अम्मा को लिवाने। अम्मा को सोमेश की बहू से वैसे भी कम लगाव था। गैर जात की लड़की से लव मैरिज करी थी सोमेश ने। अम्मा तो कतई राजी ना होती। वो तो लाला जी पर उस नेहा ने पता नहीं क्या जादू कर दिया, चट मंगनी पट ब्याह हो गया छुटके का। अम्मा के अरमान थे कि सबसे सुंदर बहू छुटके की लाएंगी, पर नेहा उनकी आंखों में कभी नहीं चढ़ी। बहुत ना नुकुर के बाद अम्मा इस शर्त पर राजी हुई कि अगले ही हफ्ते रतन की गाड़ी उन्हें गांव छोड़ आएगी। सोमेश के साथ जब घर पहुंची अम्मा, तो दिन ढल चुका था। नेहा ने शायद बालकनी से देख लिया था, दरवाजे पर ही खड़ी मिली। अम्मा को देखते ही लिपट गई। अम्मा सकपका गई। ऐसे कोई सास का स्वागत करता है क्या? शायद छुटके ने आंखों से इशारा किया, तभी झट से पैरों में झुक गई छोटी बहू। अंदर आई तो अम्मा को कुछ तसल्ली हुई। ज़्यादा लंबा चौड़ा ना था छुटके का घर। लंका के छोर जैसे घर उन्हें कम ही पसंद थे। 3 बेडरूम का ये सुंदर सा फ्लैट उन्हें पहली निगाह में ही भा गया। बहू ने मटर का झोल, पालक की भुर्जी और बूंदी का रायता बनाया था खाने में। जब वो पराठे भी घी से सेक लाई तो अम्मा का मन तृप्त हो गया। वरना आजकल तो कैलोरी के चक्कर में सब रिफाइंड के पराठे बनाने लगे हैं। मटर का झोल तो छुटके ने फ़ोन पर मुझसे ही सीखा था। स्वाद भी मन भावन था, तो अम्मा ने एक पराठा ज़्यादा ही खा लिया। जब बहू अपनी प्लेट लगाकर अम्मा के पास बैठी तो अम्मा टोके बिना नहीं रह सकीं। बहू, ये सिर्फ एक पराठा ही क्यों लाई है? अगर कम रह गए हों तो मैं बना लाऊं? अम्मा ने लाड़ दिखाया। सोमेश का शिकायती पिटारा खुल गया। अम्मा, आप ही इसे समझाओ, इस बार डॉक्टर ने भी बहुत डांटा है, इसका लगातार वजन कम हो रहा है। 5वां महीना चल रहा है और सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। अम्मा प्यार से समझाने लगी। बहू अभी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी तो बाद में बच्चे की सेहत से परेशान रहेगी। खाया पिया कर, बच्चा स्वस्थ हो तो माँ की मेहनत कम हो जाती है। नेहा की आंखें भर आईं। अम्मा, थकान की वजह से मन ही नहीं करता खाने का। मालती इतना गंदा खाना बनाकर रखती है कि देखकर मन खराब हो जाता है। फिर शाम को वापस आकर खुद बनाती हूँ तो बनाते बनाते ही जी भर जाता है। दरअसल सोमेश और नेहा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। सवेरे मालती आती है, सफाई, कपड़े, बर्तन और नाश्ता बनाती है। साथ में टिफ़िन भी पैक करती है कॉलेज ले जाने के लिए। पर प्रेगनेंसी में नेहा को वो खाना बिल्कुल नहीं भाता था। बेचारी नेहा, तीनों बड़ी बहुओं को प्रेगनेंसी में अम्मा गांव बुला लेती थी। उन्होंने और लाला जी ने बड़े नखरे सहे हैं तीनों के, पर नेहा के बारे में उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया। आज अगर लाला जी होते तो। सवेरे अम्मा खटर पटर से जाग गईं। बाहर आईं तो दोनों कॉलेज जाने के लिए नहा धो रहे थे और मालती रसोई में थी। प्याज आलू की पिट्ठी देखकर अम्मा को हंसी आ गई। मालती से बोली, इन दोनों में बोलचाल बंद है क्या? इतने दूर दूर काहे हैं दोनों? मालती सोच में पड़ गई। अरे नहीं अम्मा जी, भैया भाभी तो सोसाइटी के लव बर्ड हैं, इनकी बोलचाल नहीं बंद हो सकती। अम्मा ठठाके हंसी। मैं तो प्याज और आलू की बात कर रही थी।
तू क्या समझी? मालती और अम्मा जी की साझी हंसी सुनकर सोमेश कमरे से बाहर आ गया। अम्मा ने मालती को हटाकर पिट्ठी ठीक की और गरम पराठे नेहा और सोमेश को खिलाए तो नेहा जाते जाते अम्मा के गाल चूम गई। पागल लड़की कहकर अम्मा शर्मा गईं। उन दोनों के जाने के बाद मालती ने अम्मा को रसोई का सारा सामान समझा दिया। उसके जाने के बाद अम्मा ने फटाफट बेसन भुना और मठरी की भी तैयारी कर ली। एक बार को विष्णु, राकेश और रतन के घर के अनुभवों ने उनके हाथ रोके, पर सारी दुविधाओं को नकार कर उन्होंने लड्डू मठरी तैयार कर ही लिए। दोपहर का खाना अकेले खाना था तो सोचा ना भी खाएं, पर नेहा के फ़ोन ने उन्हें खाने पर मजबूर कर दिया। अपना टिफ़िन खोलने से पहले अम्मा से पूछ लूँ, ऐसा सोचना ही अम्मा का दिल जीत ले गया। लता जब बाहर चली जाती तो आकर ये भी जानने की कोशिश नहीं करती कि अम्मा ने कुछ खाया भी या नहीं। शाम को 5 बजे दोनों घर वापस आए। अम्मा दरवाजे पर ही मिली तो नेहा गले लग गई। बच्ची सी मासूम लगने लगी है अब नेहा अम्मा को। रंग रूप को लेकर जो शिकायत अम्मा के मन में थी वो पता नहीं कब काफूर हो गई। भीतर आकर टेबल पर पहुंचकर नेहा की आंखें भर आईं। अम्मा, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? नेहा भावुक हो गई। तुम्हें ज़रूरत नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, इतने लड्डू तो मैं अकेले ही निपटा दूंगा। सोमेश ने झट से कटोरदान उठा लिया तो नेहा उससे वापस छीनने की कोशिश करने लगी। अम्मा को ऐसा लगा कि उन देसी घी के लड्डुओं की महक सिर्फ घर में ही नहीं उनके जीवन में भी भर गई है। उन्हें कपड़े बदलने के लिए भेजकर अम्मा ने चाय और भजिए तैयार कर दिए तो नेहा परेशान होने लगी। अम्मा, आप बहुत मेहनत मत करिए, मैं चाय बना देती ना। अभी सभी भैया लोगों के घर आप खूब ठाठ से रही होंगी और मैं आपको कोई आराम भी नहीं दे पा रही, उल्टा काम और बढ़ गया आपके ऊपर। नेहा के मना करने में भी अपनापन छलका। सुन नेहा, मैं कोई असाध्य रोगी तो हूँ नहीं, शायद अकेले रहते मन भर गया था जो शरीर शिथिल लगने लगा था, पर अब मैं बिल्कुल चंगी हूँ। तुम लोगों की मेहमानबाजी देखने नहीं आई मैं, बल्कि अपनापन और प्यार ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे हाथ बांधकर बैठे रहने को कहोगी तो कल सवेरे ही गांव चली जाऊंगी, वरना मैं सोच रही थी कि अब कुछ महीने यहीं तुम दोनों के पास ही रह जाऊं और नन्हे मेहमान के आने पर नाचू गाऊं। अम्मा ने नेहा का हाथ पकड़कर अपना दिल खोल दिया। आई लव यू अम्मा कहकर जब नेहा अम्मा के सीने से लग गई तो अम्मा के गालों पर भी सुर्खी छा गई और सोमेश ने भी बिना एक भी पल गंवाए उस भावुक पल को मोबाइल में कैद कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपको एक माँ की कहानी जो कि अपनापन और सुकून ढूंढ रही थी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आप हमारी कहानी से कहाँ तक सहमत हैं, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आपके लिए और बेहतर स्टोरी ला सकें। अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।